नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं और उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं आज मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी आपके एमटीएस के पेपर हो रहे हैं, जितने भी हमसे पुराने बच्चे जुड़े हुए थे, सब ये मैसेज कर 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 बता रहे हैं कि सर हमारे जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन है वो सारे एमटीएस में आ रहे हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए और हमसे जो है पढ़ते रहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। एग्जाम सिलेक्शन टिल सिलेक्शन तक आपके जो है साथ है। रोज की तरह हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि हम आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानेंगे कि आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं वो कौन सी है। देखो, आज ही के दिन बहुत बड़ा एक काम हुआ था कि 1542 में राजा, सॉरी 1542 में, आपको पता है 1542 में क्या घटना होती है? मुगल बादशाह अकबर का जन्म हुआ था। आपको पता होगा कि अमरकोट में जब अकबर के पिता कौन, बाबर के पुत्र हुमायूं, वो क्या कर रहे थे, अपना प्रवास काल बिता रहे थे, उस समय जो है अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार का निधन हो गया था। ठीक है, और इसमें 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला वाला ये ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। इससे पहले जब वो 2 बार प्रधानमंत्री बने थे वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने किंजल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का को विकसित किया है? दरअसल ये एक र्यूमर्स था। दुनिया ये मानती थी कि ये किंजल नाम की जो मिसाइल है ये रूस के द्वारा विकसित ही नहीं की गई है, और बार बार अमेरिका कहता था कि इस तरह की रूस के पास कोई मिसाइल ही नहीं है। और अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि जो रूस है, रूस ने इस मिसाइल का प्रयोग जो है वो किस पर? यूक्रेन पर किया है। रूस ने इस मिसाइल का प्रयोग जो है यूक्रेन पर किया है। तो यूक्रेन पर जब इस मिसाइल का प्रयोग किया गया तो ये आज ही के दिन, आज की बात है 2 घंटे पहले, तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया। और इस बात से जो है पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई कि रूस ने इस मिसाइल को बनाया कब, और फिर इस पर जो है जानकारी निकलनी शुरू हुई। हमने जब इसकी जानकारी निकाली तो जानकारी पर निकला कि रूस 2017 में, रूस जो है 2017 में इस मिसाइल को जो है बना चुका था। इस मिसाइल को 2017 में रूस बना चुका था। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? रूस है। इसके अलावा और अगर मैं बात बताऊं आपको कुछ इसके बारे में तो आप ये समझ सकते हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर इनके ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ध्यान रखना कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? वो सारी मिसाइलें जो क्या है आपकी ध्वनि की चाल से ज्यादा तेज होती है उनको कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइलें। भारत की अगर बात करें तो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं वो कैसी है? हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा इसकी गति जो है, औसत गति जो है वो इसकी जो है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर इसको इमरजेंसी में भेजा जाए तो ये 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जो है ये चल सकती है। ठीक है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है इसको मिग 31 जेट से लॉन्च किया गया था, और इसने अपना जो लक्ष्य है, अपना जो लक्ष्य है वो भेद दिया। और इसने लक्ष्य जो बनाया वो किसको बनाया था? अपना एक लक्ष्य, एक गाड़ी को बनाया गया था। एक गाड़ी थी सेना की, वो जा रही थी, उस सेना की गाड़ी को इसने टारगेट बनाया और उसके आसपास जितनी भी सारी चीजें थी और जहां वो जिस शहर में जा रही थी पूरा जो है उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। बहुत ही बड़ा विषय रहा कि यूक्रेन पर किंजल मिसाइल जो है वो क्या है? छोड़ी गई है। किंजल मिसाइल किसके द्वारा? किंजल मिसाइल रूस के द्वारा बनाई गई है। रूस में और थोड़ी बात बता देता हूं कि रूस की राजधानी जो है अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहना कि सर रूस की राजधानी जो है वो क्या है? मॉस्को है। रूस की मुद्रा की अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि रूस की मुद्रा क्या है तो आप बताना कि रूस की मुद्रा, सर रूस की मुद्रा रूबल है। इसके अलावा पूछा जाए कि रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और पहले क्या होता था कि यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता था, अब राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है तो ये इन्होंने अपना कार्यकाल असीमित तरीके तक, असीमित समय तक जो है इन्होंने अपना कार्यकाल कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत
भारत जो है, आपको ध्यान रखना है कि रूस के साथ, भारत भारत जो है वो रूस के साथ क्या करता है, रूस के साथ इंद्र इंद्र युद्ध अभ्यास करता है। कौन सा? इंद्र युद्ध अभ्यास करता है। कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? इंद्र युद्ध अभ्यास करता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि 2024 में मैंने आपको अभी 5 दिन पहले एक बात बताई थी कि जब भारत के प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, जब मैं बात बता रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री जो है क्वाड सम्मेलन में यूएसए गए थे और वहां पर 79, आपको ध्यान रखना है जो मैं बातें बता रहा हूं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहां गए थे? क्वाड सम्मेलन में। और आपको पता है कि क्वाड सम्मेलन कहां पर हुआ है? क्वाड सम्मेलन हुआ है यूएसए में। जब भारत के प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में गए थे उसी समय भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को डराने के लिए रूस और चीन के द्वारा जो है इंटरैक्शन 2024 आपका एक युद्ध अभ्यास किया गया था। एक युद्ध अभ्यास जो है ये वाला किया गया था। आपको पता होगा ये कहां पर? ये आपका दक्षिण चीन सागर से लेकर और आपका जापान सागर तक जो है, जापान सागर तक किया गया था। दक्षिण चीन सागर और जापान सागर के बारे में आप जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर और जापान सागर आपका प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। ठीक है। इसके अलावा आपको और बता दूं तो इंद्र युद्ध अभ्यास हो गया। इसके अलावा कुछ पॉइंट पर बात कर लेते हैं भारत की। भारत की जो सुपरसोनिक मिसाइल की अगर बात करें, भारत की सुपरसोनिक मिसाइल अगर आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो आप बताना कि सर ब्रह्मोस जो है वो क्या है? भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके अलावा इजराइल का आपको पता ही है कि इजराइल का इस समय युद्ध चल रहा है और वो किसके साथ चल रहा है? हमास के साथ। इसके अलावा इसका युद्ध चल रहा है किसके साथ? ईरान के साथ। इसके अलावा इसका जो युद्ध चल रहा है ईरान के अलावा जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के साथ इसका जो है क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। तो इस समय सबसे ज्यादा अस्थायित्व के दौर से जो अपने जीवन में गुजर रहा है वो कौन गुजर रहा है? जो है इजराइल गुजर रहा है। चीन की अगर बात करेंगे तो चीन और भारत में आपको ध्यान रखना है कि चीन भारत का एक युद्ध अभ्यास होता है। चीन भारत का एक युद्ध अभ्यास होता है और उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड युद्ध अभ्यास इसके साथ होता है, भारत और चीन का युद्ध अभ्यास होता है। अभी हाल ही में जो है क्या हो रहा है, एक सार्क देशों की जो है बैठक हो रही है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने सभी देशों से गुहार लगाई है कि भारत आपकी मदद में सबसे आगे खड़ा हुआ मिलेगा, पर आपको जो है चीन को वरीयता कम देनी पड़ेगी। ये एक मुद्दा जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बना हुआ है। इसके अलावा रूस हो गया, तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका रूस। क्लियर है भाई? तो किस देश ने किंजल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आंसर आ गया रूस। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्र ध्रुवीय मिशन। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने चांद से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं उन सारी चीजों को मैं बता दे रहा हूं, फिर भी मैं आपको जो है जो अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में भी बता देता हूं। ये चंद्र ध्रुवीय मिशन जिसका नाम है LPX, इन दो अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका संयुक्त जो मिशन है ये चर्चा में आया है और ये आपका इसरो और जापान का, किसका? इसरो और जापान का। भारत मतलब ये किसका है आप कह दो तो आप कहोगे कि सर ये भारत और जापान का, किसका? भारत का और जापान का क्या है? संयुक्त मिशन है। कैसा मिशन है? भारत और जापान का संयुक्त मिशन है। ये आपको बात जाननी चाहिए। पूरी बात बताता हूं, एक एक पॉइंट को बताऊंगा। देखो नासा और इसरो की अगर बात करें तो नासा आपको पता ही है कि ये कहाँ की? यूएसए की क्या है? एक संस्था है। इसरो का आपको पता ही है कि इसरो कहाँ की संस्था है? इसरो आपकी भारत की संस्था है। आपसे अगर पूछा जाए CNSA ये कहाँ की संस्था है, तो आप बता दोगे कि सर ये आपकी चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है। और अगर आपसे पूछा जाए CNES ये कहाँ की है, तो आप बताना कि सर ये आपकी फ्रांस की जो है क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। पहला पॉइंट तो ये है। इसके अलावा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने, अभी आपको मैं बता दे रहा हूं कि भारत सरकार ने अभी 15 दिन पहले जो है क्या किया है? इसरो के लिए एक बजट पेश किया है और उसमें इसरो को यह बताया गया है कि 2026 तक भारत जो है वो क्या करेगा? भारत चांद पर जाएगा। भारत चांद पर जो है जाएगा। एक पॉइंट तो ये है।
इसके अलावा इसमें क्या है, एक और मिशन होगा कि भारत जो है, भारत क्या करेगा, शुक्र ग्रह, भारत क्या करेगा, शुक्र ग्रह का क्या करेगा, परीक्षण करेगा। और इस शुक्र ग्रह के परीक्षण में जो है अपना अंतरिक्ष यान जो है भेजेगा। क्या करेगा, अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। अब हम बात मुद्दे पर आते हैं कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण क्या है। भारत और जापान का जो है ये चंद्र ध्रुवीय संयुक्त मिशन है। इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि जब भारत ने 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की थी, तो उसी समय से जापान ने क्या किया था, भारत के साथ एक एमओयू पर साइन किए थे। और उसने ये बताया था कि हम आपके साथ जो है एक एक जो है क्या करने वाले हैं, मिशन बनाएंगे, जिसमें जो है भारत और चीन मिलकर, भारत और जापान मिलकर क्या करेंगे, अपना एक यान दक्षिणी ध्रुव पर भेजेंगे, जो वहां की भूमि की रिसर्च के लिए जो है बड़ा एक कारगर साबित होगा। इसमें ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये होगा कि चंद्रमा की सतह पर उसके रेगोलिथ के नीचे जो पानी की मौजूदगी है और उसके वितरण का जो है वो क्या करेगा, अध्ययन करेगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रेगोलिथ और किसके अध्ययन के बारे में भेजा जाएगा, पानी के अध्ययन के बारे में भेजा जाएगा। जापान की अगर बात करेंगे, जापान का रोबोटिक अंतरिक्ष यान, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का आपका क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। जापान का रोबोटिक अंतरिक्ष यान जिसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून, SLIM जो है, ये किसका आपका जो है, तो आप बताना कि सर ये जापान का क्या है, ये जापान का जो है एक आप कह सकते हैं आपका चंद्रयान था। इसको जो है 20 जनवरी 2024 में चांद पर उतारा गया था। इसके अलावा आपको पता होगा कि चांद से क्वेश्चन कई बार आएगा। चांद के बारे में जरा अगले पेज पर देखते हैं। चांद के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो चांद पर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर एक सागर है, तो सागर कई बार पूछा जाता है, तो चांद के सागर का नाम क्या है, चांद के सागर का नाम क्या है, चांद पर एक सागर है जिसका नाम क्या है, शांत सागर है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि चांद का हम कितने % हिस्सा जो है देख पाते हैं, तो आप बताना कि चांद का हम 57% हिस्सा केवल क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। और सबसे ज्यादा चांद का जो हिस्सा जो है वो कहां से देख सकते हैं, आपका उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से सबसे ज्यादा चांद का हिस्सा देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि चांद पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता ही है, पूरी दुनिया जानती है, नाम क्या है, नील आर्मस्ट्रांग है। क्या नाम है, नील आर्मस्ट्रांग जो है वो क्या है, नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके मिशन का नाम क्या था, जो ये चांद पर गया था, तो इसका नाम था मिशन अपोलो। मिशन अपोलो 11 के द्वारा जो है, अपोलो 11 के द्वारा चांद पर ये पहली बार गए थे। कब गए थे, अपोलो 11 के द्वारा चांद पर ये गए थे। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसके बाद बात करते हैं भारत की। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है, पहला प्रयास भारत ने किया था 2008 में, और पहला प्रयास जिसका नाम था चंद्रयान प्रथम, ये आपका क्या रहा था, सफल रहा था। इसके बाद चंद्रयान द्वितीय रहा 2019 में, और ये जो है क्या रहा, ये आपका असफल रहा। ये क्या रहा, आपका असफल रहा। चंद्रयान 3 आपका 2023 में लॉन्च किया गया, ये आपका क्या रहा, सफल रहा। और इसके लैंडर का नाम जो है विक्रम और रोवर, ठीक है, इसके विक्रम और रोवर के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, अभी जो है विक्रम और रोवर के द्वारा इसका रिसर्च जारी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि विक्रम और रोवर के द्वारा अभी यहां पर इसके दक्षिणी ध्रुव पर 160 किलोमीटर चौड़े खड्डे का क्या किया गया, खड्डे को क्या किया गया है, खोजा गया है। ये किसके द्वारा खोजा गया है, भारत के द्वारा खोजा गया है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चांद पर कपास का पौधा सबसे पहले किसने उगाया, चांद पर कपास का पौधा जो है वो किसने उगाया, तो आप बताना कि चांद पर कपास का पौधा उगाने वाला पहला देश कौन सा है, चीन है। कौन सा देश है पहला, चीन है। मैंने इतनी सारी चीजें आपको चांद को बताई हैं। चांद के अलावा आपसे ये भी कह सकते हैं कि चांद से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चांद पर आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चांद पर जो है आपका
T5 जो है एक क्या है, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह इस समय है, और ये अगले 2 माह तक जो है क्या करेगा, पृथ्वी का जो है चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। इन सारे क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से पढ़ते रहना, जितनी भी बातें बता रहा हूं कहीं ना कोई सी बात आपकी आपके पेपर में जरूर मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप ये बता देना, कमेंट में बताओ ये सारी चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? सब चीजें समझ में आ रही हैं तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। रोज एक नई करंट की क्लास में आपको नई ऊर्जा के साथ बहुत सारे आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन के बाद अब आते हैं, सॉरी दूसरे क्वेश्चन के बाद अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका विषय क्या है? इसका विषय है कि कीड़ों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कीड़ों की रक्षा करेंगे तो कीड़ों को खाने के लिए कौन आ जाएंगे? पक्षी आ जाएंगे। तो ये इसका क्या बनाया गया है, विषय बनाया गया है। पूरी बात करते हैं प्रवासी पक्षी क्या है, सबसे बड़े प्रवासी पक्षी कौन से हैं, पॉइंट बनाते हैं। देखो, कीटों की रक्षा और पक्षियों की रक्षा जो है वो क्या है, इसका जो है इसकी थीम है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो किसके लिए, जो जितने भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनका संरक्षण करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए, उनके देख रेख के लिए जो है क्या किया जाता है, इनको जो है इसका ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसके विषय क्या था, तो कीटों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें, ये विषय था। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रवासी पक्षी है वो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं। कहां पर आते हैं? भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, भरतपुर के राष्ट्रीय उद्यान को ही क्या कहा जाएगा, इसको ही केवलादेव, इसको ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है कहां पर है? राजस्थान में है, ये कहा जाता है। इसके अलावा आर्कटिक टर्न पक्षी जो है वो क्या करता है, अंटार्कटिका से उड़ता है और लगभग पूरी पृथ्वी का चक्कर काटता है और अपने घर वापस जाता है। तो सबसे ज्यादा दुनिया का जो चक्कर लगाने वाला जो प्रवासी पक्षी है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या है? आर्कटिक टर्न। सबसे लंबी दूरी के प्रवास के लिए जाना जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में कितने, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कितने जो है पक्षी अभ्यारण्य है, तो भारत में कुल मिलाकर जो है 72 पक्षी अभ्यारण्य है। कितने? 72 पक्षी अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा जो पक्षी अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या इसी को क्या कहा जाएगा? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए ये कहां पर है, तो आप कहोगे कि सर ये राजस्थान में है। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो कहां पर है? आपका पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य है। आपको पता है कि पोरबंदर कहां पर है? पोरबंदर आपका गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप कहोगे कि सर दुनिया का सबसे बड़ा जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहां पर है? जर्मनी में है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि ये पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है, तो आप बताओगे वोल्ट वोगेल पार्क। वोल्ट वोगेल पार्क जो है, और इसको वाल रोड कहा जाता है। वोल्ट वोगेल पार्क वाल रोड कहां पर है? जर्मनी में है। इसके अलावा और क्या बातें हो सकती हैं? और बात ये हो सकती है कि एक पक्षी है गुजरात में आता है, उसके लिए कई बार पूछा भी जाता है। गुजरात में एक आती है जिसका नाम है माइग्रेट बर्ड। माइग्रेट बर्ड जो है एक आती है जिसको देखने के लिए, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से जो है सैलानी आते हैं। और माइग्रेट बर्ड को सबसे ज्यादा जो देखने के लिए लोग आते हैं वो कहां से आते हैं? जापान से आते हैं। जापान के लोग जो है इस माइग्रेट बर्ड को अपना पूजनीय पक्षी मानते हैं। इसको जो है पूजनीय पक्षी मानते हैं। इसको सबसे ज्यादा देखने के लिए लोग आते हैं। ध्यान रखना, गुजरात में अगर ये पूछा जाए सर ये कहां पर आता है, तो आप कहना कि सर ये कच्छ के रण में। कहां पर आता है? ये कच्छ के रण में जो है ये आता है। कहां? गुजरात के कच्छ के रण के क्षेत्र में ये पक्षी भारत में आता है। वही वाला एरिया है जहां पर 24 डिग्री अक्षांश रेखा है। कहां पर? 24 डिग्री अक्षांश रेखा जहां पर है वहां पर ही है ये। अगला एक क्वेश्चन और है आपका कि फुट रोग का प्रेरक एजेंट क्या है? दरअसल ये कह रहा है कि फुट रोग किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, या और किसी चीज के द्वारा? तो देखो, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक रोग है फुट रोग। फुट रोग बेसिकली कई बार जब पूछा जाता है
तो ये पशुओं में फैलता है। ये इसका सही आंसर है, पशुओं में फैलता है। पर ये इसका जो है 100% सही आंसर नहीं है, ये इसका केवल सही आंसर है, 100% सही आंसर नहीं है। ये जो फुट रोग है, आप ध्यान रखना कि जुगाली करने वाले पशुओं में फैलता है। जुगाली करने वाले पशुओं में आपका एक रोग फैलता है, फुट रोग। आपको ये भेड़ दिखाई दे रही होगी, भेड़ और बकरियों में मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यतः लंगड़ेपन का अगर कोई कारण है, लंगड़ेपन का भेड़ों में सबसे मुख्य कारण क्या है, तो वो होता है फुट रोग। फुट रोग में क्या होता है कि जब मौसम बदलता है तो मौसम बदलने से भूमि हो जाती है गीली, और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं तो इनके जो पैरों की जो खुर होती है ना, ये इन खुरों में बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, खुर अंदर से पक जाती है, और जब ये धरती पर पैर रखते हैं तो इनका पैर बहुत ज्यादा दुखता है। उससे क्या होता है कि बहुत बड़ी लेवल पर जो है इनको भूख नहीं लगती। इसमें जब ये फुट रोग हो जाता है, खाना खाना छोड़ देती है भेड़ और बकरियां और गाय भैंस, ये क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे ज्यादा ये होता है भेड़ों में और बकरियों में। तो ये क्या होता है, भेड़ पालन करने वाले और बकरी पालन करने वाले किसानों का सबसे बड़ा लॉस का कारण कौन सा रोग होता है, फुट रोग होता है। ये चर्चा में क्यों आया, दरअसल ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि जो आपका हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना, जहां तराई वाला क्षेत्र है, कुल्लू मनाली घाटी आसपास वाला जो क्षेत्र है, वहां पर रोहतांग दर्रे के आसपास क्या हुआ, जितने भेड़ पालन करने वाले लोग थे उन सभी की भेड़ों में जो है क्या हो गया, फुट रोग फैल गया, और ये फुट रोग जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और बात करते हैं फुट रोग के बारे में। तो यहाँ पर एक गद्दी जो है ये जनजाति है। कई बार पूछा जाता है गद्दी जनजाति कहां पर है, तो आप बताना कि गद्दी जनजाति आपकी कहां पर रहती है, हिमाचल प्रदेश में रहती है। तो इनकी बकरियों में जो है ये क्या हुआ है, फुट रोग फैला है। कई बार पूछा जाता है ये कौन से बैक्टीरिया से, तो आप बता देना कि ये बैक्टीरिया है इसका डाइचेलोबैक्टर नोडोसस। डाइचेलोबैक्टर नोडोसस के द्वारा जो है ये क्या होता है, फैलता है। पशुओं के पैरों के बीच के उत्तकों को जो है क्या करेगा, प्रभावित करेगा। भेड़ों में लंगड़ेपन का, बकरियों में लंगड़ेपन का ये आम कारण होता है। दुनिया में एक क्वेश्चन और आता है कि दुनिया में भेड़ पालने वाले जो देश हैं, भेड़ का जो पालन किया जाता है बेसिकली 2 से 3 पर्पज के लिए किया जाता है। भेड़ की अगर बात करें तो एक पालन तो एक तो होता है, इसका कारण क्या होता है, दूध। एक इससे लिया जाता है ऊन, और एक इससे जो है दूध ऊन, और एक इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, मांस के लिए। इस 3 पर्पज से जो है भेड़ को पाला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भेड़ पालने वाले अगर देशों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा भेड़ पालने वाले देश में पहला नंबर चीन का है, दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का है, और तीसरा नंबर भारत का है। कई बार जब भाई आप एसएससी का एग्जाम दोगे तो एसएससी अलग अलग वेरिएशन से क्वेश्चन आपसे पूछती है, और मेरे भाई जब एक बार क्वेश्चन आया और सारे के सारे जितने भी पढ़ाने पढ़ने वाले बालक थे सब घूम गए, और उसने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन करने वाले जो मजदूर हैं इनको क्या कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि इनको क्या कहा जाएगा, जैकारो। क्या कहा जाएगा, जैकारो कहा जाएगा। जैकारो किसको कहते हैं, तो आप बताना कि ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन करने वाले मजदूरों को, ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाएगा, करने वाले मजदूर को क्या कहा जाएगा, करने वाले मजदूर को जैकारो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता ही है कि राजधानी क्या है, कैनबरा है, और आपका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, यहाँ पर जो है बड़े बड़े मरुस्थल है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है देखो इसमें ज्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, वो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसको लगभग ये मान लेंगे कि ये दोनों चीजें एक ही है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस एक अलग जो है समूह है, अंतरराष्ट्रीय सौर एजेंसी आपका अलग है। बस एक बात ये है कि ये भारत और फ्रांस दोनों का ही जो है मिला जुला रूप है, बट आपको समझना है कि ये दोनों ही अलग है। तो पहला क्या है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है। तो अंतरराष्ट्रीय अगर ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो इसने किस आईआईटी के लिए, आईआईटी दिल्ली के लिए जो है क्या किया है, एक एमओयू पर साइन किए हैं कि नए तरीके से हम कैसे अपनी ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी ऊर्जा को बचाने के अलावा उसमें कई नई तरीके की क्या टेक्निक को सेव कर सकते हैं, उसके लिए इसके साथ जो है ये जोड़ा गया है। देखो बात करते हैं क्या,
आईआईटी दिल्ली और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जिसको कहा जाता है आईईए, दोनों ने ऊर्जा के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो एम है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि नीति विश्लेषण ऊर्जा प्रौद्योगिकी के रुझानों पर जानकारी आदान प्रदान करेंगे कि किस किस तरीके से आपके देश में ऊर्जा अच्छी तरीके से जो है प्रयोग की जा रही है, बिल्कुल वेस्ट नहीं की जा रही। भारत में जो ऊर्जा है वो किस तरीके से की जा रही है, बिल्कुल वेस्ट नहीं की जा रही। उस सारी चीजों पर एक दूसरे से ये बातें शेयर करने वाले हैं। अगर बात करें कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो इसकी स्थापना पूछ सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है वो हुई है 1974 में। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल देश 31 है और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रांस पेरिस है, ये ध्यान रखना है। बट अगर तुमसे यही वाली बात अलग करके पूछी जाए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो वो चीजें अलग हो जाएंगी। देखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि ये भारत और आपके फ्रांस, भारत और फ्रांस के क्या है, भारत और फ्रांस के सहयोग से, भारत और फ्रांस के सहयोग से क्या हुआ, स्थापित हुआ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसकी स्थापना इसके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में की गई थी। इसके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में की गई थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है तो गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा महानिदेशक की बात करें कि इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर है। और इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई है 106। कितनी हो गई है इसमें, कुल सदस्य देशों की जो संख्या है वो 6 है और शामिल जो देश हुए हैं इसमें 122 है। अभी इसके जो स्थायी मेंबर बने हैं वो 106 बने हैं और शामिल जो देश हैं वो लगभग इसके 122 है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा के मामले में तुमसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। सौर ऊर्जा उत्पादन में, सौर ऊर्जा उत्पादन में अगर पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है, भारत का राज्य पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, ये मैं आंकड़ा कर रहा हूं 2023 की बात। 2023 में पहले नंबर पर आपका राजस्थान था, दूसरे नंबर पर आपका गुजरात था। अब की बार 2024 में जो आंकड़ा आया है, 2024 में आंकड़ा बिल्कुल बदल चुका है। पहले नंबर पर आपका जो है वो क्या पहुंच गया, गुजरात पहुंच गया और आपका दूसरे नंबर पर जो है वो क्या पहुंच गया, राजस्थान। सौर ऊर्जा के मामले में आपको पता होगा कि भारत का पहला सौर संचालित, भारत का पहला सौर संचालित जो है, सौर संचालित हवाई अड्डा, सौर संचालित हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है, तो आपको पता होगा हवाई अड्डे का नाम क्या है, सर आप बता दोगे, कोच्चि हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा, कोच्चि हवाई अड्डा जो है वो क्या है, कोच्चि हवाई अड्डा भारत का पहला सौर संचालित हवाई अड्डा है। इसके अलावा आपसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का ऐसा गांव बताइए जो पूरी तरीके से सौर संचालित गांव है। सौर संचालित गांव अगर आपसे पूछा जाए तो गांव आप बता देना, गांव का नाम क्या है, मोडेरा है। कौन सा गांव है, मोडेरा। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है तो आपका गुजरात में है। ये वही वाला मोडेरा गांव है जहां पर आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा गांव है, ये वही वाला गांव है जहां पर आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। क्लियर है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके अलावा आपका अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा एजेंसी, दोनों में जो खास अंतर है मैंने बता दिए हैं। आपको देश का विशेषकर ध्यान रखना है तो इसमें बताना है कि भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल देश 106 है और अंतरराष्ट्रीय सौर एजेंसी में शामिल देशों की संख्या जो है कितनी है, 31 है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में क्या किया है, टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट जो है लॉन्च किया गया है। आज जो है क्या किया है, टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट जो है लॉन्च किया गया है। इस ऑप्टिमस रोबोट से हम क्या कर सकते हैं, तो ये एक जो है मानव के जैसा दिखने वाला क्या है, एक प्रकार का जो है रोबोट है। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी आदमी ने क्या कर रखा होगा, हेलमेट पहन रखा हो। आप इस रोबोट से क्या क्या कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये मानव जैसा दोस्त हो सकता है, कुछ भी कर सकता है।
ये एक टीचर भी हो सकता है, मतलब ये आपका एक वेटर का भी काम कर सकता है, ये आपके कपड़े भी धुल सकता है, ये आपके बर्तन भी साफ कर सकता है, ये आपके साथ क्रिकेट भी खेल सकता है, फुटबॉल वॉलीबॉल कुछ भी, ऑल ओवर जो काम जितने भी काम आदमी कर सकता है वो लगभग सारे काम क्या कर देगा, ये रोबोट कर देगा। इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्टिमस को यहां पर जब लॉन्च किया गया, इसको जो लॉन्च किया गया तो लॉन्च करते समय ऑप्टिमस को सामान उठाते हुए घरेलू काम करते हुए क्या किया गया है, देखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि एलन मस्क जो है, एलन मस्क आपके एक स्पेस स्पेस एक्स जो कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी के क्या है, स्पेस एक्स कंपनी के क्या है, सीईओ भी है। इसके अलावा एक कंपनी और है जिसका नाम क्या है, टेस्ला। टेस्ला कंपनी की अगर बात करें तो टेस्ला कंपनी की स्थापना साहब 2003 में हुई थी। कब हुई थी टेस्ला कंपनी की स्थापना? टेस्ला कंपनी की स्थापना 2003 में। और इसकी जो स्थापना की थी वो मार्क टारपेनिंग के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? मार्क टारपेनिंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? वर्तमान में सीईओ है आपके एलन मस्क। आपको ध्यान रखना है कि टेस्ला क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू की, दुनिया की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली कार, ब्रांड वैल्यू इलेक्ट्रिक कार, ब्रांड वैल्यू की ईवी कार जो है वो कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए ईवी कार जो है वो किसकी है, तो आप कहना कि सर वो टेस्ला की कारें हैं। तो क्लियर हो गया ये वाला कि आपका जो है अब रोबोट जो है आपको क्या मिल सकता है, टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट जो है वो क्या कर सकता है, ये वो सारे काम कर सकता है जो एक सामान्य आदमी करता है। बहुत बड़ा ये इनोवेशन है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, आपको देखना है। बड़ी घटना ये है कि जो ये रेगिस्तान दिखाई दे रहा है, तो यहां पर रेगिस्तान में 50 वर्ष बाद जो है, 50 वर्ष बाद जो है यहाँ पर क्या आ गई, बाढ़ आ गई। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, दरअसल ये एक चिंता का विषय बना हुआ है कि जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जहां पर ज्यादा बारिश होनी थी वहां पर बारिश हो रही है कम, और जहां कम बारिश हो रही थी वहां पर बारिश की मात्रा हो गई ज्यादा। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके एक सिर का दर्द बना हुआ है। इसमें ध्यान रखना है कि सहारा रेगिस्तान, कितने साल बाद सहारा रेगिस्तान में बाढ़ आई है? तो 50 सालों के बाद जो है क्या हुई है, सहारा रेगिस्तान में बाढ़ आई है। सहारा रेगिस्तान के बारे में आपको पता ही होगा कि ये जो है कहां पर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दुनिया का क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कई बार ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये कैसा रेगिस्तान है, तो आप कहोगे कि सर ये उष्ण है। उष्ण का मतलब गर्म रेगिस्तान है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये 10 देशों के साथ जो है, 10 देशों के साथ क्या करता है, 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है, 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और कई बार पूछा जाता है कि मरुस्थल किसको कहा जाएगा, मरुस्थल किस क्षेत्र को कहा जाएगा? जहां पर 99 सालों तक लगभग 25 सेमी से कम वर्षा होती है। ध्यान रखना, जहां पर 99 या 100 वर्षों तक, 99 या 100 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 99 या 100 वर्ष तक कितनी सेमी से? 25 सेमी से 25 सेमी से कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। तो यहां पर जो भूमि होती है वो भूमि 100 सालों में लगभग जो है मरुस्थलीय भूमि बननी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, मरुस्थल का निर्माण शुरू हो जाता है। तो 25 सेमी वर्षा जो है, 25 सेमी वर्षा जो है आपकी लगभग 100 सालों तक नहीं होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, मरुस्थल का निर्माण धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो 50 साल बाद जो है अब क्या हुआ है, सहारा रेगिस्तान में बाढ़ आई है। जरा सहारा रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। 92 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो क्या है, इसका क्षेत्रफल है। मरुस्थल की अगर बात करें तो आपका जो सहारा मरुस्थल है, इसमें अटलास पर्वत एक श्रृंखला है। अटलास पर्वत को कई जगह एटलस पर्वत भी कहा गया है। एटलस पर्वत अलग है और अटलास पर्वत अलग है, इसको आप ध्यान रखना है। एटलस पर्वत श्रृंखला जो है वो कहां पर है, वो आपकी अलग देश में है। अटलास ये छोटी पर्वत श्रृंखला है जो केवल 400 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है तो बेडुइन जनजाति यहां पर रहती है। ठीक है, एक जनजाति है जो बहुत फेमस है, बेडुइन।
बेडुइन जनजाति यहाँ पर रहती है। और यहाँ के जो ऊंटों के काफिले होते हैं इनको कैरवेन कहा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कैरवेन कहा जाएगा। ऊंट का जो काफिला है इसको क्या कहा जाएगा, कैरवेन कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल है। और अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, थार का मरुस्थल। कई बार यह भी पूछा जाता है कि थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाएगा। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में इस मरुस्थल को चोली का मरुस्थल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चोली का मरुस्थल कहा जाएगा। और अगर बात करें तो भारत में एक शीत मरुस्थल भी है। भारत में क्या है, भारत में शीत मरुस्थल भी है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो आप बता देना कि भारत में कौन सा मरुस्थल है, शीत। लद्दाख आपका जो है, लद्दाख कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। और सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल भी आपका एसएससी में परसों का जो एमटीएस का पेपर आया था उसमें आपका एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा रेतीला मरुस्थल जो है वो कौन सा है, तो आप बता देना रुब अल खाली जो यूएई में, जो आपका सऊदी अरब में जो सबसे ज्यादा रेत वाला मरुस्थल जो है वो कहां पर है, सऊदी अरब में है। ठीक है भाई, मरुस्थल के बारे में मैंने आपको बताया है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो क्या है, गोबी का मरुस्थल है। चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है टकलामासन। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, यहाँ के जो है बड़े मरुस्थल है। भारत का शीत मरुस्थल मैंने आपको बताया ही है, कौन सा है, लद्दाख का। और भारत में सबसे कम वर्षा जो है वो लद्दाख के मरुस्थल में ही होती है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो लद्दाख से ये क्वेश्चन है कि लद्दाख में स्थापित दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप किस प्रकार का है। देखो आपसे पूछा जाए रेडियो टेलीस्कोप की अगर बात करें तो रेडियो टेलीस्कोप क्या होते हैं, रेडियो टेलीस्कोप वो होते हैं जो अंतरिक्ष की, ध्यान रखना, ये अंतरिक्ष की आवाज को, अंतरिक्ष की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए, अंतरिक्ष की आवाज को क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए कि जो है क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या होता है, तो ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके ग्रह, या आप कह सकते हैं सर उपग्रह, या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह, इन सभी को देखने के लिए जो है, देखने के लिए बनाए जाते हैं। इसकी बात होती है, इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एक एंटीना लगा होता है। इसमें क्या होता है, एक एंटीना लगा होता है। और इसमें एक जो है वो क्या होगा, दर्पण कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं शीशा, वो लगा होता है। गामा किरण टेलीस्कोप, इसका आंसर जो है वो क्या है, गामा किरण टेलीस्कोप है। गामा किरण टेलीस्कोप जो है लद्दाख में लगाया गया है। और ये लद्दाख का या भारत का या एशिया का आप कह सकते हैं सबसे ऊंचा गामा किरण टेलीस्कोप है। अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा गामा टेलीकिरण जो है क्या है आपका, एक टेलीस्कोप है जो 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और एशिया के सबसे इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप का जो है बुधवार में क्या कर दिया गया है, इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है। इसका निर्माण पूछ सकते हैं किसके द्वारा किया गया, तो भाभा परमाणु अनुसंधान बार्क और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको ECRIL कह सकते हैं, इन दोनों के द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान और ECRIL के द्वारा मिलकर इसको जो है क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है, तो ब्लैक होल और गामा विस्फोटों की गहरी समझ का जो है ये मार्ग क्या करेगा, प्रशस्त करेगा। मतलब ब्लैक होल के बारे में जो हमारी समझ है उसको और ज्यादा क्या करेगा, बढ़ाएगा। उसके बारे में समस्त जानकारी जो है ये क्या करेगा, हमको देगा। भारत को ये वैश्विक स्तर पर क्या करेगा, ब्रह्मांडीय जो किरणों के अनुसंधान में पूरी दुनिया से ये क्या कर देगा, आगे। दुनिया जो इन चीजों को नहीं जान पाई है वो चीजें जो है भारत उसके बारे में जान जाएगा। हब्बल टेलीस्कोप के बारे में कहा जाता है, तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो पृथ्वी की कक्षा में स्थित है। और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध टेलीस्कोप है वो हब्बल टेलीस्कोप है। एक आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये आपका कई बार पूछा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि एक है आपका कनाडा, एक आपका नासा, और एक आपका कह सकते हैं यूरोपीय आपकी अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इन तीनों के समूह के द्वारा एक
जो है आपका टेलीस्कोप बनाया गया है, उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस फिल्म फेस्टिवल में विलेज रॉकस्टार 2 ने पुरस्कार जीता है? तो देखो, आईफा अवार्ड की अगर बात करें तो आईफा अवार्ड आपके 2024 में अभी जो है क्या हुए हैं, आयोजित हुए हैं। और अगर इनकी बात करें तो ये जो है यूएई में आयोजित किए गए हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सर्वश्रेष्ठ मूवी की अगर बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बताया गया है इसमें शाहरुख खान को। किसको बताया गया है? शाहरुख खान को। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो इसमें आंसर आ जाएगा साहब रानी मुखर्जी को। किसको बताया गया है? रानी मुखर्जी को बताया गया है। इसमें पूछा जा सकता है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किसको बताया गया है? तो आप बताओगे सर ये बताया गया है किसको? अनिल कपूर को बताया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ विलन के रूप में जो है बताया गया है वो किसको बताया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ विलेन के रूप में बताया गया है किसको? बॉबी देओल को। किसको? बॉबी देओल को बताया गया है। क्लियर है? इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में बात कर सकते हैं कि 2022 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण हुआ है। मैंने आपको बताया कि इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बताई गई है वो बताई गई है कौन सी? कांतारा बताई गई है। क्लियर है? इसमें अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो किसको बताया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें ऋषभ शेट्टी को बताया गया है। ऋषभ शेट्टी को जो है क्या है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बताया गया है। इन्हीं पुरस्कारों में जो है आपका एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की आप बात करें तो इसमें आपका मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में आपको पता ही है कि ऑस्कर अवार्ड में नामित होने वाली भारत की जो मूवी है 2024 में, आपको पता ही होगा कि एक गाना आया था कि सजनी रे, आपको पता ही होगा। चलो ये बताओ कि आमिर खान की पत्नी के द्वारा उस मूवी को डायरेक्ट किया गया है। इसमें जो है रवि किशन एक बड़ी भूमिका में है। साथ ही में एक लड़के और एक लड़की की प्रेम कहानी है, मतलब उनकी शादी टूट जाती है, उसके ऊपर है। तो आप ये बताओगे कि कौन सी मूवी है जिसको जो है आधिकारिक रूप में जो है प्रविष्टि दी गई है। क्लियर है? इसमें आंसर आपका जो बन रहा है वो आंसर क्या बन रहा है? बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है विलेज रॉकस्टार 2 ने क्या जीता है? पुरस्कार जीता है। इसका अगर आपसे पूछा जाए तो विलेज रॉकस्टार 2 जो है, ये विलेज रॉकस्टार मूवी जो आई थी उसका दूसरा पार्ट है। इसमें ध्यान रखना है इसके निर्माता का नाम क्या है? रीमा दास। और विलेज रॉकस्टार जो मूवी आई थी वो आपकी 2017 में आई थी। 2019 में जो अकादमी का मतलब है ऑस्कर पुरस्कार, 2019 में जो ऑस्कर पुरस्कार थे तो उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जो थी वो क्या थी? विलेज रॉकस्टार थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि प्रीमियर 2017 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है ये जो है रॉकस्टार फिल्म जो है शामिल हुई थी। और प्रीमियर 2017 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल जो है टोरंटो में फिल्म फेस्टिवल हुआ था। और जीसीओ का पुरस्कार की अगर बात करें, एक पुरस्कार है, काफी चर्चित पुरस्कार है, तो दिवंगत एक आदमी है जिसका नाम है किम जीसीओ की स्मृति में जो है दिया जाता है। और जीसीओ पुरस्कार आपकी विलेज रॉकस्टार मूवी को दिया गया था। और मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल की अगर बात करें तो मामी फिल्म फेस्टिवल जो है वो आपका मुंबई में होगा। कहां होगा? मुंबई में। अगले लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगर आपसे पूछा जाए तो लास्ट क्वेश्चन से पहले 2 पॉइंट और ध्यान रखना कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था वो विलेज रॉकस्टार को दिया गया था। किसको? विलेज रॉकस्टार को दिया गया था। अगले लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये तारीख जो है 17 अक्टूबर में इनको क्या दिया जाएगा? 17 अक्टूबर में मुख्यमंत्री के तौर पर इनको शपथ दिलाई जाएगी। और इनका नाम क्या है? नायाब सिंह सैनी है। नायाब सिंह सैनी को क्या किया जाएगा? नायाब सिंह सैनी को
अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि इनका जो शपथ ग्रहण समारोह कहां पर है, तो दशहरा ग्राउंड आपका पंचकुला में है। और हरियाणा के बारे में आपको कुछ चीजें समझनी है कि हरियाणा राज्य की स्थापना पंजाब से कटकर 1966 में की गई थी। और इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि एक पेप्सू विधेयक आया था, पेप्सू विधेयक के द्वारा हरियाणा और पंजाब का जो है विवाद थोड़ा थोड़ा समाप्त किया गया था। साथ ही में ध्यान रखना है कि हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, काला हिरण है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो काला तीतर है। राजकीय जो है वृक्ष की बात करेंगे तो पीपल का पेड़ है। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो यहाँ कमल है। और राजकीय खेल की बात करेंगे तो कबड्डी है। और इसके अलावा राजकीय नृत्य की बात करेंगे तो हरियाणवी लोक नृत्य यहाँ का राजकीय लोक नृत्य है। राज्यपाल आपको पता है कि बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। और आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा सीटें कितनी है, तो बताना 10। विधानसभा सीटें कितनी है, तो आप बताना विधानसभा सीटें हैं 90। राज्यसभा सीटें कितनी है, तो इसमें बताना आप 5। 2024 में जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में बीजेपी ने इसमें 48 सीटें जीती है और 37 सीटें जो है वो किसने जीती है, कांग्रेस ने। और अन्य सीटें जो है वो क्या रही हैं, 5 सीटें रही हैं। इसमें मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था, सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट रही है हरियाणा की, वो कौन सी चर्चित सीट रही है जिस पर जो है विनेश फोगाट के द्वारा क्या किया गया है, चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, उसको आप कमेंट में बताना, उसके बाद देखते हैं किसको आंसर याद है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है इसमें। यहां तक आपने वीडियो देखी है, आपको सभी का धन्यवाद। जुड़े रहिए एग्जाम सिलेक्शन 360 से, नए अच्छे क्वेश्चनों के लिए आपको हम जो है प्रयासरत रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।